हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में ये फार्मूला निकाल लिया था, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपके दोस्त ने रिजल्ट को ऐसे लिखा, r इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। किसी फ्रेंड ने इस फार्मूले को ऐसे लिखा, r इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2ln cos थीटा। बताओ कौन सही है? तीनों सही। भाई अगर हमारे पास में दो वेक्टर a और b हैं तो हम ये अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास में दो वेक्टर p और q है तो ये अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास में दो वेक्टर l और m है तो ये अप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है कि अंडर रूट के अंदर जिन पर ये स्क्वायर लग रहे हैं और प्लस 2 समथिंग और आगे cos थीटा, ये आपके करस्पॉन्डिंग गिवन टू वेक्टर्स के क्या है? मैग्नीट्यूड, और थीटा जो है उन वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और आपने इस फार्मूले को तब निकाला है जब आपने टेल टेल कॉम्बिनेशन किया है। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निकालने का तरीका था tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था? रिमेनिंग वेक्टर sin थीटा अपॉन में रेफरेंस वेक्टर प्लस रिमेनिंग वेक्टर cos थीटा, जहाँ पर ये अल्फा रिजल्टेंट ने रेफरेंस वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया है वो इसी अल्फा को कहते हैं डायरेक्शन। भाई ये अल्फा क्या है? रेफरेंस वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट ने एंगल बनाया था। ये अल्फा क्या है? रेफरेंस वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट ने एंगल बनाया था। और हम डायरेक्शंस को एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम यही फार्मूला आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? हेड टेल वाला। तो हमारे पास में है हेड टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन, और कितने वेक्टर्स हैं? दो वेक्टर्स। हेड टेल कॉम्बिनेशन है फॉर टू गिवन वेक्टर्स, टू गिवन वेक्टर्स। मान लेते हैं जो दो गिवन वेक्टर्स हैं वो ज्योमेट्री में ऐसे हैं, ये a है और ये b है। ज्योमेट्री में और नोटेशंस में उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और टू गिवन वेक्टर्स ये क्या करते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं। जब ये कंबाइंड हो जाते हैं तो हेड टेल कॉम्बिनेशंस करते हैं। अब आप हेड टेल कॉम्बिनेशंस में किसी को भी पहले ले लो। चलो आपने सबसे पहले b को ले लिया, उसके बाद में ये a को ले लिया और हेड टेल कॉम्बिनेशन बना दिया। हेड टेल कॉम्बिनेशन बना देने के बाद लॉ ऑफ पॉलीगन और लॉ ऑफ ट्राइंगल को याद करो। यहाँ पर उसका नाम क्या होगा? लॉ ऑफ ट्राइंगल। क्या कहता था? जब आपका हेड टेल कॉम्बिनेशन दो वेक्टर का हो जाता है तो इनिशियल से फाइनल तक जो आप वेक्टर बनाते हो वो वेक्टर इन दोनों का क्या होता है? रिजल्ट है। लीजिए मैंने रिजल्टेंट को भी बना दिया, ये रिजल्टेंट आ गया और मुझे इस रिजल्टेंट का वैल्यू चाहिए, फार्मूला चाहिए जिससे कि इस रिजल्टेंट को निकाल सके। एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये वेक्टर की दुनिया है, यहाँ पर अपने ही नियम और कानून है। जरा देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का यहाँ पे कौन सा कानून चलता है। रूल ये कहता है कि जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर्स एंगल बनाते हैं उस पॉइंट से दोनों वेक्टर हमेशा डाइवर्ज होने चाहिए। फिर से सुनो भाई, एंगल बनने के लिए दोनों लोगों को कहीं ना कहीं तो मिलना पड़ेगा ना। जिस पॉइंट पर दो वेक्टर्स एंगल बनाते हैं उस पॉइंट से दोनों वेक्टर को डाइवर्ज होना चाहिए। डाइवर्ज मतलब बाहर आना चाहिए। अगर हम टेल टेल कॉम्बिनेशंस करें तो ये बात बहुत आसानी से साफ साफ दिखाई देती है। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, यहाँ पर दोनों लोगों ने एंगल बनाया। देखो इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है और इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मतलब आगे जा रहा है।
और कन्वर्ज मतलब मिलना। तो इस पॉइंट से दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, भैया ये जो एंगल होगा इसी को कहा जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। लेकिन जब हेड टेल कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा काम आपको करना पड़ता है। जैसे देखिए एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, दोनों वेक्टर कहाँ मिले, यहाँ मिले, इस जगह पर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बनेगा। अब देखो समस्या क्या है, रूल ये कहता है कि जिस पॉइंट पर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बनता है वहां से दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, डाइवर्ज होने चाहिए। ठीक, अब इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर ये वाला वेक्टर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। और रूल क्या कहता है, डाइवर्ज होना चाहिए। अगर हम इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो क्या डाइवर्ज सिचुएशन आ गई, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। टेल टेल कॉम्बिनेशंस में इसमें कोई गलती नहीं होती है, लेकिन हेड टेल कॉम्बिनेशंस में गलती हो जाती है। फिर एक बार देखो, जैसे एक सेटिंग बना के हमको दी गई कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये वाला जो एंगल है वो 100 डिग्री का है। बताओ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है, 100 डिग्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रूल है कि जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर्स मिलते हैं उसी पॉइंट पर एंगल बनता है, और वहां से दोनों वेक्टर डाइवर्ज होने चाहिए। तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और देखिए कि इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिले हैं। इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन ये वाला वेक्टर आके क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो फिर ये वाला एंगल आपको मिलेगा, क्योंकि अब इस पॉइंट के रेफरेंस में देखो डाइवर्ज हो रहा है और डाइवर्ज हो रहा है, और यही जो डाइवर्जिंग एंगल होता है इसको क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। इसलिए इस प्रॉब्लम में एंगल बिटवीन द वेक्टर 100 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा, 80 डिग्री होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पास में टेल टेल कॉम्बिनेशन है तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का रूल क्या है वेक्टर की दुनिया में, तो जानिए जरा, देखिए क्या है, लिख लिया जाए, बता तो चुका हूं मैं आपको। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एट पॉइंट वेयर एंगल बिटवीन वेक्टर्स फॉर ये थोड़ा सा और अच्छे से लिखे, पॉइंट where angle between the vectors for such that both vectors should diverge होने चाहिए, should diverge corresponding to पॉइंट। देखिए जो लिखा हुआ है वही अभी तक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। पॉइंट जहां पर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बनता है, पॉइंट वेयर एंगल बिटवीन वेक्टर्स फॉर्म माने बनना, वो इस तरीके से होता है सच दैट बोथ द वेक्टर्स शुड डाइवर्ज करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट। क्लियर ये बात। अब जब ये बात आपको पता है कि भाई एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर की दुनिया में ये रूल हो गया, और वेक्टर की दुनिया के जो भी रूल हैं वो सारे के सारे क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, तो देखने में आएगा कि भाई दोनों वेक्टर ए और बी यहाँ मिले हुए हैं, और रूल बुक कहता है कि जिस पॉइंट पर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बनता है वहां से दोनों वेक्टर डाइवर्ज होने चाहिए। ए वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन बी वाला वेक्टर डाइवर्ज नहीं हो रहा है, तो भाई बी वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, और जैसे ही बी वाले वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही आप बी वाले वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, फिर से दोबारा देखो, अब इस पॉइंट पर एक बार फिर से आ जाओ, यहाँ से ए वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, बी वाला वेक्टर भी क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है,
अब ये जो बना ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, और पिछला जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था टेरिटोरियल कॉम्बिनेशंस में, वहाँ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या लिया था, थीटा। यहाँ पर भी क्या लिया, थीटा। ठीक है, इतनी बात। आफ्टर दैट रिजल्टेंट की वैल्यू निकालिए, तो कुछ ज्योमेट्री के इरादे से काम करना पड़ेगा। हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से सामने वाली डॉटेड लाइन पर डाल दिया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया M, इस पॉइंट को नाम दिया N, इस पॉइंट को नाम दिया K, और इस पॉइंट को नाम दिया J। अब जो ट्राइंगल है आपका NJK, यहाँ पर हमने लगाया cos थीटा, तो cos थीटा में आएगा JK और अपॉन में आएगा JN, cos थीटा JK, और ये JN क्या है, JN वेक्टर ए की लंबाई है। JN बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए। ऑल्सो यू कैन राइट, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। JN की जगह पर A आ गया, यहाँ से JK बराबर आ गया A cos थीटा, JK की वैल्यू आ गई A cos थीटा। इसी ट्राइंगल में sin थीटा लगा दो, sin थीटा बराबर हो गया MK और अपॉन में JN, sin थीटा MK, और JN की वैल्यू फिर से एक बार मॉड ऑफ ए यानी कि A, यहाँ से MK बराबर आ गया A sin थीटा, ये आ गया A sin थीटा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने की बारी है, तो आप जरा चेक करें। ट्राइंगल का नाम है MNK, एन ट्राइंगल MNK। अगर आप देखें तो उस मेन पिक्चर में MNK कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है। ये आपका M है, ये आपका K है, ये आपका N है। दिखा? ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। MN का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा MK का स्क्वायर प्लस MK का स्क्वायर। MN का स्क्वायर, व्हाट इज MN? MN इज वेक्टर R की लंबाई यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू। MN इज R स्क्वायर। MK, M से K, MJ प्लस का JK, MJ प्लस का JK, साथ में MK का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, R स्क्वायर MJ। नाउ चेक द MJ। MJ इज वेक्टर B की लंबाई, MJ इज वेक्टर B की लंबाई, तो MJ इज वेक्टर B की लंबाई। वेक्टर की लंबाई मींस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से B, एंड JK A cos थीटा। MJ यहाँ पर B आ गया, JK आपका A cos थीटा आ गया होल स्क्वायर। MK की वैल्यू आ गई A sin थीटा होल स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर ओपन कर लें B स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस का A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इनको पास पास ले आइए। R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ से आप A स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर ब्रैकेट के जो बचेगा वो 1 हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? एक लाइन बचा सकते हैं कि नहीं? A स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर जो बचेगा वो ट्रिग्नोमेट्री से 1 हो जाएगा, 2AB cos थीटा। यहाँ से आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। R इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। देखिए वही रिजल्ट आया जो कि आपके टेरिटोरियल कॉम्बिनेशन से आया। ठीक है? अच्छा, अब आपने ये वाला रिजल्ट भी निकाला था, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। रिजल्टेंट R, तो रिजल्टेंट R ने वेक्टर B के साथ अल्फा बनाया है। रिजल्टेंट R ने वेक्टर B के साथ क्या बनाया? अल्फा। तो tan अल्फा जरा निकालें आप। tan अल्फा, ट्राइंगल देखिए MNK, तो tan अल्फा के लिए सामने होगा MK और अपॉन में क्या होगा? MK।
एम के मीन्स एम के, और एम के को लिख सकते हो एम जे प्लस जे के। tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एम के इज ए साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ गया बी प्लस ए कॉस थीटा। अब अपना वही रूल यहाँ लगाओ कि रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस वेक्टर, और जो बच गया उसका नाम क्या, रिमेनिंग। तो यहाँ पर बी का नाम क्या है, रेफरेंस, और ए का नाम क्या, रिमेनिंग। जरा यहाँ अप्लाई कर दो, तो tan अल्फा बराबर ए का नाम है रिमेनिंग, रिमेनिंग वेक्टर साइन थीटा अपॉन में रेफरेंस वेक्टर प्लस का रिमेनिंग वेक्टर कॉस थीटा। देखो आया हुआ रिजल्ट, सेम रिजल्ट आया, क्लियर है बात। अब आप डिसाइड करो कि आप इसको केवल देखना चाहते हो या आप इसको नोट भी करना चाहते हो, ये आप डिसाइड करो। मेरा सजेशन तो ये है कि आप इसको देखिए, नोट ना करें, क्योंकि ये कोई बाउंडेशन नहीं लगने वाली आपके ऊपर कि आप हेड टेल कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट निकालिए, आप टेल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट निकालिए। और अगर ये बाउंडेशन लग भी जाती है तो क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है, देख लीजिएगा, फिर अपना तुरंत रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नोट करने वाली चीज है तो वो केवल ये है, इसको आप नोट करिए, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लो और फिर बात करते हैं कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाते कैसे। क्योंकि जोड़ने में तो दो से ज्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन घटाने में केवल क्या होंगे, दो वेक्टर्स। उसके लिए पहले रिवीजन आपको करा दें। हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था जिसका नाम था नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को रिफ्लेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। क्या होता है ये नेगेटिव वेक्टर, क्या होता है? तो गिवन वेक्टर का, एक गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर का उल्टा वेक्टर, उल्टा वेक्टर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये है नेगेटिव वेक्टर। अगर आपने एक वेक्टर हमको दिया है, सपोज कर लेते हैं आपने हमको एक वेक्टर दिया है ये, और इसका नाम है ए, तो इसका जो उल्टा वेक्टर होगा, उल्टा किस मामले में, डायरेक्शन के मामले में, वैल्यू में सेम रहता है। अगर इस वेक्टर की लंबाई 10 मीटर है तो इसका जो उल्टा वाला वेक्टर होगा उसकी भी लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर ही, लेकिन डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगी, उल्टी हो, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर है इसका। अगर आपने एक वेक्टर हमको दिया है ये, इसका नाम है p, तो गिवन वेक्टर का जो उल्टा वेक्टर बनता है उसको हम और आप क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। p वाले वेक्टर का उल्टा वेक्टर हम बना रहे हैं। जब आप ये वर्किंग करते हो तो फिर और भी चीजें सीख लेते हो कि नेगेटिव वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो गिवन वेक्टर के क्या होती है, बराबर, लेकिन डायरेक्शन जस्ट क्या होती है, उल्टी। क्लियर है बात? तो ये हमने आपको रिवीजन वाले स्टाइल में बताया, बाकी डेफिनेशंस बताई जा चुकी है, लिखाई जा चुकी है कि किसी भी गिवन वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर बनता है, जो कि वैल्यू में उस गिवन वेक्टर के बराबर होता है, उसको नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है, ठीक। तो अब हमारे पास में जो टेल टेल कॉम्बिनेशन है और जो हेड टेल कॉम्बिनेशन है, हम उसमें दो वेक्टर लेने वाले, लेकिन जरा देखिए किस तरीके से। एक वेक्टर हमारे पास में ये है ए, और एक वेक्टर हमारे पास में ये है बी, ठीक। और हमारे सामने लिखा हुआ है a माइनस बी, नॉट चेक द फील्ड। जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझना है, इशारे को अच्छे से समझना है कि ये a माइनस बी क्या लिखा हुआ है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर का क्या है, सब्ट्रैक्शन ही तो लिखा होगा। लेकिन
जब आप इसको गौर से देखोगे, जब आप इसको गौर से देखोगे तो कुछ और ही समझ में आएगा। ये देखिए, सही है, जो ये है वही तो ये है, जो ये है वही तो ये है। बोलो, अगर ये नेगेटिव इसके साथ एंगेज करो तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया तो हमने क्या किया, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ये हमने कहा। लेकिन जब हमने इसको और अच्छे से समझा तो अब जरा देखो, ये लिखा है, ये क्या कह रहा है, वेक्टर ए के साथ प्लस माने जोड़ना है किसको, नेगेटिव वेक्टर बी को। बी को नहीं जोड़ना है, नेगेटिव वेक्टर बी की। बात समझ पाए, क्लियर। जैसे ये देखिए, अगर ऐसे लिखा जाए बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो ऑर्डिनरी वे में आप ये बोलोगे कि बी वेक्टर से ए वेक्टर को क्या किया गया, घटाया गया। ठीक है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप जो कह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, कोई दूसरा उसको अलग तरीके से सोच रहा है। उसने इसको ऐसे सोचा, बी प्लस माइनस ए। अरे बात तो यही है ना। तो उसके सोचने का तरीका है कि बी वेक्टर में प्लस माने क्या करना है, कंबाइंड करना है किसको, माइनस ए वेक्टर को कंबाइंड करना है। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का जो नेगेटिव है एक्चुअली वो है क्या, दो वेक्टर का नेगेटिव एक्चुअली एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का क्या है, कॉम्बिनेशन। आप इसको पढ़ो, वेक्टर ए में प्लस माने कॉम्बिनेशन करेगा नेगेटिव वेक्टर बी, ऐसे तो पढ़ोगे ना। तो वेक्टर ए में कॉम्बिनेशन करेगा नेगेटिव वेक्टर बी, इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, वेक्टर बी में कॉम्बिनेशन करेगा नेगेटिव वेक्टर ए। तो जो ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि दो वेक्टर्स का घटाना, सब्ट्रैक्शन, जरा उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन एक्चुअली है क्या। तो जो लिखा जा रहा है आप बताना सही है कि गलत है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन माने जोड़ना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेक्टर विद नेगेटिव वेक्टर, सही, विद नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, सही है, पक्का। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेक्टर विद नेगेटिव वेक्टर। तो जब हम किसी वेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं नेगेटिव वेक्टर का, तो उसी को दुनिया क्या समझ लेती है, सब्ट्रैक्शन। और ये वेक्टर से बियॉन्ड जाके सोचो तो भी सही है। जैसे ये देखो, तुमने लिखा 10 माइनस 6, अरे यार इसका मतलब ये भी तो है 10 प्लस माइनस 6, है कि नहीं। तुम ये कह रहे हो कि 10 में 6 को माइनस कर दिया तो 4 आएगा। कोई बोल रहा है 10 में तुमने प्लस कर दिया नेगेटिव 6 को, तब भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। सोचने का तरीका अलग अलग है। लेकिन चूंकि हम कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन। हमें पता है कि टेल और टेल मिलाओ तो कॉम्बिनेशन बन जाता है, और हेड और टेल मिलाओ तो क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उसी से क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन। तो ये बात ज़्यादा अच्छी लग रही है कि अगर ए वेक्टर के साथ कंबाइंड करेंगे किसको, नेगेटिव बी वेक्टर को, और कंबाइंड कैसे करेंगे, मन होगा तो टेल और टेल, और मन होगा तो हेड और टेल। तो एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन हम करेंगे वो फाइनली किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा किसमें, सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब करके देखते हुए अब आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको किस वेक्टर से किस वेक्टर को घटाना है। तो यहाँ पर ये गिवन वेक्टर्स है, गिवन वेक्टर्स है। आपने सेटिंग कर ली है अपने माइंड में इसकी। जैसे ही आपने अपनी कॉपी में ये लिखा, मैं तुरंत समझ गया कि मुझे ए के साथ कंबाइन करना है किसको, माइनस बी को। भैया माइनस बी तो है ही नहीं, लेकिन बी तो है, और नेगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर के गिवन वेक्टर से ही बन जाता है। तो लो भाई नेगेटिव वेक्टर बी को बना लो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा खास तो नहीं करना पड़ेगा।
जो ये बी वाला वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर और इसकी डायरेक्शन से उल्टा एक वेक्टर लाना पड़ेगा जो कि इसका क्या बन जाएगा, निगेटिव वेक्टर बन गया भैया, निगेटिव वेक्टर। तो मैंने ए वेक्टर को उठाया, ये ए वेक्टर, और नेगेटिव बी वेक्टर को उठाया तो ये है। टेल टेल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, आप चाहो तो रेक्टल कर सकते हो। ये आपका नेगेटिव वेक्टर है, माइनस का बी, ठीक। अब टेल टेल कॉम्बिनेशन हो गया, रूल पर चलता है। टेल टेल कॉम्बिनेशन हो जाने के बाद उस डायग्राम को पैरेललोग्राम में बदलो, और जो डायगोनल होता है कॉम्बिनेशन से निकल करके जाता है वो रिजल्टेंट कहलाता है। तो अब मुझे इस डायग्राम को पैरेललोग्राम में बदलना है, कोशिश करता हूँ। ये देखिए बदला मैंने इसको, तो ये रिजल्टेंट होगा। कोई हमसे पूछेगा ये रिजल्टेंट क्या है, तो मैं बताऊंगा ये रिजल्टेंट है ए के साथ कॉम्बिनेशन किसका, माइनस डी। जब हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो फाइनली वो क्या दिखाई देगा, सब्ट्रैक्शन हो गया। यानी अब ये रिजल्टेंट दो वेक्टर ए और बी का क्या दे रहा है, सब्ट्रैक्शन। आप टेल कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हो, हम किसमें फॉलो कर रहे हैं, टेल कॉम्बिनेशन, ठीक। क्लियर ये बात, अब ध्यान देना। अब हम यहाँ पर दोनों काम एक साथ करेंगे, हम ए और बी वेक्टर को जोड़ेंगे भी और हम ए के साथ बी वेक्टर को क्या करेंगे, घटाएंगे भी। तो ध्यान देना, बी केयरफुल, जहां पर जो चेंजेस है आप देखते रहना। इसी डायग्राम को लेके चलते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चे इसको दिखाना चाहते हैं, ए प्लस बी। चलिए मैं फॉलो करता हूँ ए प्लस बी। तो वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए को मैंने पिक किया, तो वेक्टर ए ये है, इसको पिक किया, बना दिया। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ए है। मैं फॉलो कर रहा हूं टेल टेल कॉम्बिनेशन। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि चाहे जो फॉलो करे रिजल्ट कैसा आता है, सही। ये बी वेक्टर है, ठीक। ए प्लस बी जिसको पसंद था उसने अपना टेल टेल कॉम्बिनेशन वाला काम पूरा कर लिया, ठीक है। अब बारी है इस अधूरी पिक्चर को किसमें बदला जाए, पैरेललोग्राम में। तो बना दिया जाए इसके पैरेलल और इसके पैरेलल। और ये जो आएगा डायगोनल फ्रॉम द टेल टेल कॉम्बिनेशन, ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट है। तो हमने इस रिजल्टेंट को आर लिख लिया और इस आर का मतलब है ए के साथ बी को क्या किया गया, कंबाइन किया गया। इसी को हम जोड़ना कहते थे, ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं हम तो a माइनस बी दिखाएंगे, a माइनस बी दिखाएंगे। तो हमने कहा कि a माइनस बी अगर आप दिखाएंगे इसका मतलब जो समझने वाला है वो ये है कि a के साथ जोड़ना पड़ेगा किसको, माइनस बी को। तो a तो हमारे पास है, हमें केवल किसको उठाना है, माइनस बी। तो ये रहा माइनस बी और हमने इस माइनस बी को पिक किया और इसके साथ टेल टेल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। ये रहा माइनस बी। अब आप केवल a को देखो और माइनस बी को देखो, नीचे वाली पिक्चर भूल जाओ। ये a है और ये क्या है, माइनस बी है। कौन सा कॉम्बिनेशन, टेल टेल।
तो रिजल्ट के लिए आप इस पिक्चर को किसमें बदलोगे? पैरेललोग्राम में बदलोगे। उसके लिए एफर्ट्स करोगे, उसके लिए आप एफर्ट्स करोगे, करिए एफर्ट्स और देखिए रिजल्टेंट कहाँ पर है। तो ये पैरेलल, और फिर ये पैरेलल लाइन, ये रिजल्टेंट है। इस वाले रिजल्टेंट को मैंने आर डैश दे दिया। आर डैश किन लोगों के कॉम्बिनेशन से आया है? ए के साथ माइनस बी। आर किसके कॉम्बिनेशन से आया है? ए के साथ बी। आर डैश तुम आए हो ए के साथ कॉम्बिनेशन किया है किसने? माइनस बी ने किया। ठीक, अब इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो निकालना हमें आता है। रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट, बी केयरफुल, जब आप कॉम्बिनेशन करते हो, जब आप जोड़ते हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर। v1 माने पहले वेक्टर की वैल्यू और v2 माने दूसरे वेक्टर की वैल्यू प्लस 2 पहले वेक्टर की वैल्यू और दूसरे वेक्टर की वैल्यू और cos थीटा, जहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो सपोज कर लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में थीटा बना रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या बना रहे हैं? थीटा। जरा देखिएगा, मैं आर की वैल्यू लिखने वाला। आर की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू कॉम्बिनेशंस में, तो रिजल्टेंट आर बराबर पहले वेक्टर की वैल्यू, तो आर में पहला वेक्टर कौन है? ए, उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर। दूसरा वेक्टर कौन है? बी, उसकी वैल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ आर डैश में। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया कि सर आप ये वाला फार्मूला इसमें क्यों लगा दो? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो फार्मूला है ये कब लगता है? जब दो वेक्टर क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर देखो दो वेक्टर का क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन ही तो लिखा हुआ है। ए वेक्टर के साथ में कॉम्बिनेशन किया है किसने? माइनस बी वेक्टर है। तो जब ये फार्मूला कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, ये फार्मूला तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन के लिए बना है। चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या है। अंडर पहला वेक्टर कौन है? ए, तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर। दूसरा वेक्टर कौन है? माइनस बी। उधर आपको ये बात पता है कि जो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं इनकी वैल्यू आपस में क्या होती है? बराबर। यानी बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी और माइनस बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो आपस में कैसी होगी? बराबर। हाँ या ना? यही तो था, यही तो कमिटमेंट था कि नेगेटिव वेक्टर अपने गिवन वेक्टर से उल्टा तो होता है लेकिन वैल्यू में कैसा होता है? सेम। अगर बी वेक्टर का वैल्यू बी है तो नेगेटिव बी वेक्टर का वैल्यू भी क्या होगा? बी। तो यहाँ पर वापस है, इस जगह पर दूसरे वेक्टर की वैल्यू, दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस बी, इसकी वैल्यू बराबर किसकी होगी? बी के। तो यहाँ पर बी स्क्वायर। क्लियर है ना ये बात? प्लस 2 ए माने v1 माने पहला वेक्टर की वैल्यू और v2 माने दूसरे वेक्टर की वैल्यू जो b के ही बराबर है। नाउ cos, यहाँ थोड़ा सा रुकिए क्योंकि ये थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो a वाला वेक्टर और माइनस b वाला वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है? चलो देखते हैं। a वाला वेक्टर ये है और माइनस b वाला वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। थीटा नहीं है, कितना है? 180 माइनस थीटा। ये बात क्लियर है सबको? भाई ए वाला वेक्टर और माइनस बी वाले वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा नहीं है, कितना है? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इस जगह पर आता है एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखा 180 माइनस थीटा। तो आर डैश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। क्यों? क्योंकि
cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही फार्मूला है कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके? माइनस कॉस थीटा। तो ये तुमने r डैश निकाल लिया। ये r क्या है? जब a और b वेक्टर को जोड़ा गया है तब रिजल्टेंट है। और ये r डैश क्या है? जब a और b वेक्टर को क्या किया गया है? घटाया गया है। अरे इसको थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ा के लिखो तो क्या दिखेगा? a माइनस b दिखेगा ना। और फिर अपने दिमाग को थोड़ा समझाओ, अपने दिमाग को ये समझाओ, अगर दो वेक्टर जोड़े जाएं तो फार्मूले में है प्लस 2ab cos थीटा, अगर दो वेक्टर घटाए जाएं तो फार्मूले में क्या है? माइनस 2ab cos थीटा। फार्मूले में क्या है? माइनस 2ab cos थीटा। अब ये रिजल्ट जो सब्ट्रैक्शन से आया, इसको तुम्हें लंबे समय तक याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि आपको ये फार्मूले शायद ये जो सब्ट्रैक्शन का जो ये फार्मूला आया है डेरिवेशन के लिए बहुत रेयरली मिलने वाला है, पर न्यूमेरिकल में ये जनरली यूज होगा। तो एडिशन अपने दिमाग में चढ़ा लो, दो वेक्टर का एडिशन दिमाग में चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओगे? जब दो वेक्टर का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में रिजल्टेंट r बराबर होता है, r बराबर होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। और tan अल्फा बराबर होता है रिमेनिंग वेक्टर sin थीटा अपॉन में रेफरेंस वेक्टर प्लस का रिमेनिंग वेक्टर cos थीटा। ये किस केस में है? ये किस केस में है? एडिशन के केस में। जब हम सब्ट्रैक्शन में चलते हैं तो जहां पर ये cos थीटा है वहां पर क्या आ गया? माइनस cos थीटा। देखो यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा है, तो यहाँ पर क्या है? माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा सोचो कि अगर यहाँ पे sin थीटा होता, देखना समझना बात को, यहाँ पे लिखा था cos थीटा, थीटा का मतलब क्या होता? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा पक्का। और आपको पता है कि sin 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। cos 180 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? माइनस cos थीटा। लेकिन sin 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? केवल sin थीटा। sin 180 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो सोचो, इस बात को सोचो कि अगर यहाँ पे sin थीटा होता, वैसे है नहीं लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पे sin थीटा होता, तो अगर हम यहाँ पे sin थीटा देखते तो 180 माइनस थीटा लगाने के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि sin थीटा वाला जो टर्म है वो नहीं बदलेगा, लेकिन जो cos थीटा वाला टर्म है वो क्या बन जाएगा? माइनस cos थीटा। इसको दिमाग में बिठा लो, और जैसे तुम इसको दिमाग में बिठाओगे कि cos थीटा वाले टर्म की जगह पर क्या आएगा? माइनस cos थीटा, लेकिन sin थीटा वाला टर्म नहीं बदलेगा। तो जैसे ही ये हेडिंग आएगी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे ये हेडिंग आएगी और आपसे मांगा जाएगा रिजल्टेंट कैसे निकलेगा भाई, आप बताओगे रिजल्टेंट r बराबर वही एडिशन वाले सारे फंडे लगाने हैं, लेकिन उन फंडों में जहां cos थीटा है वहां पे क्या डाल देंगे? माइनस cos थीटा। और जहां पे sin थीटा वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो रिजल्टेंट r बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab cos थीटा, नेगेटिव डालोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2ab cos थीटा। और रिजल्टेंट जो है सब्ट्रैक्शन से भी तो आता है, तो वो भी तो डायरेक्शन देगा भाई। एडिशन से आने वाला रिजल्टेंट अगर डायरेक्शन देता है तो सब्ट्रैक्शन से आने वाला रिजल्टेंट भी क्या देगा? डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन अगर हम निकालना चाहें तो tan अल्फा बराबर रिमेनिंग वेक्टर sin थीटा अपॉन में डिफरेंस वेक्टर cos थीटा की जगह पे क्या होगा? माइनस sin माइनस cos थीटा, यहाँ पर आएगा माइनस का रिमेनिंग वेक्टर cos थीटा। क्या बड़ी बात आपको समझाने की जा रही है? आपको बड़ी बात जो समझनी है और मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कौन सी बात है? आपको दो वेक्टर के एडिशन के सारे फंडे याद हैं, तो सब्ट्रैक्शन के केस में फंडे कैसे याद करें?
जो दो वेक्टर के एडिशंस के फंडे हैं, जहाँ जहाँ पे cos थीटा आता है वहाँ पे क्या कर दो माइनस cos थीटा, और जहाँ जहाँ पर sin थीटा होता है वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने को बोला है कि सोचो अगर यहाँ cos थीटा की जगह पे sin थीटा होता, तो यहाँ पर हम लिखते हैं sin 180 माइनस थीटा, और sin 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा sin थीटा, कोई चेंजेस नहीं आता। तो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ कॉस थीटा वहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बात। और ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि इसको याद रखो, उसके पहले हम काम कर चुके हैं। आपने देखो कितना स्ट्रगल किया, कितनी कड़ी मेहनत करी, आपने ये निकाला है रिजल्टेंट किसका, सब्ट्रैक्शन का निकला है। तो जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकला है उसको देखो, और जो एडिशन रिजल्टेंट निकाल चुके हैं उसको देखो, दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है। केवल एक ही तो डिफरेंस है कि जहाँ पे cos थीटा है वहाँ पे क्या लिखा है माइनस cos थीटा। क्लियर ये बात, कोड पर इस चीज को देखनी है। तो क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जितने भी क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं अब इसके आगे सारे के सारे दो वेक्टर के ऊपर ही होंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि दो वेक्टर्स कॉम्बिनेशन करके आने वाले रिजल्टेंट कैपिटल R की वैल्यू क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपसे कहा कि भाई दो वेक्टर हैं, एक की वैल्यू 5 यूनिट है, दूसरे की वैल्यू 7 यूनिट है। इन्होंने कॉम्बिनेशन किया, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ा, इन्होंने अपने आप को जोड़ा। तो बताओ क्या रिजल्टेंट की वैल्यू 100 मिलेगी। और तभी मैंने पूछा कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या 25 मिलेगी। तो अगर हम आपको ये बता दें कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ सकती है और क्या नहीं आ सकती, तो तुम इस सवाल का जवाब दे दो कि मिलेगी 25 की नहीं मिलेगी, 100 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 25 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 100 वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्वेश्चन ये है, टू गिवन वेक्टर्स make a combination, then range of value of resultant। ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, रेंज का मतलब तो हमें पता ही है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम, यानी मिनिमम से कम नहीं और मैक्सिमम से बीच में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि जब दो वेक्टर कॉम्बिनेशंस करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट की रेंज कितनी है। सपोज कर लो कि रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू 5 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 15 आ रही है। इसका क्या मतलब हो गया, ये दोनों वेक्टर कॉम्बिनेशन करके 5 से कम नहीं देंगे और 15 से तो 6 देंगे, हाँ देंगे, क्योंकि बीच में आ रहा है। तो अगर तुम्हें ये पता चल जाए तो फिर ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे आता है। इस क्वेश्चन का आंसर लेना तो इसको एक्सप्लेन किया है। हमारे पास में दो वेक्टर्स थे ए और बी। वेक्टर ए की जो वैल्यू थी वो ए थी और वेक्टर बी की वैल्यू बी थी। भाई वेक्टर ए की ये वैल्यू है और ये वेक्टर बी की वैल्यू है। वैल्यू लिखने का तरीका मॉड लगा के भी होता है और ये भी होता है कि आप एरो हटा दो तो वैल्यू बन जाती है। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था वो थीटा था। एंगल बिटवीन वेक्टर्स बराबर थीटा। और क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यानी कि एडिशंस की बात हो रही है। तो रिजल्टेंट R बराबर होता है अंडर रूट a² b² 2ab cos थीटा।
तो हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट तुम्हारी मिनिमम वैल्यू चाहिए, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट की चाहिए। तो वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है ना। अगर मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ 5 वैल्यू का, 5 यूनिट्स की वैल्यू है, तो क्या तुम उसको 7 कर सकते हो? नहीं। 8 कर सकते हो? नहीं। वेक्टर की जो वैल्यू है वो फिक्स है, और दूसरा वेक्टर जो बी है उसकी भी वैल्यू फिक्स है। तो अगर ये हमारा ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, और ये हमारा बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। बट हम चाहें तो इनके बीच का एंगल बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना? 0 कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं। जब हमने इस फार्मूले को देखा तो ए ने कहा हम तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि ए क्या है? वेक्टर की वैल्यू है, वैल्यू बदलते नहीं। बी ने कहा हम भी नहीं बदलेंगे। जिनको हम बदल नहीं पाएंगे उनसे तो क्या डिस्कशन किया जाए, बट थीटा को हम बदल सकते हैं, तो यानी कि कॉस थीटा को हम बदल सकते हैं। तो जब हमने ये डिमांड करी कि भाई रिजल्टेंट तुम मिनिमम हो जाओ, तो हम किसको बोले? कॉस थीटा तुम ही क्या हो जाओ? मिनिमम हो जाओ, क्योंकि कॉस थीटा के बदलने से रिजल्टेंट बदलेगा। तो भाई कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होने से रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो मैंने इस डिस्कशन को हाईलाइट किया कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कॉस थीटा शुड बी मिनिमम। अब जैसे ही ये बात करी गई कि कॉस थीटा को मिनिमम होना चाहिए, फिर एक बार देखो ए बी तो बदलने वाले नहीं, कॉस थीटा बदलेगा तो आर बदलेगा, कॉस थीटा मिनिमम तो आर भी मिनिमम, तो वो रिजल्ट उठा लिया। अब कॉस की टेबल में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? माइनस। कॉस के टेबल में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। 0 से भी कम क्या होता है? -1 होता है। 0 नहीं होता है, -1 होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा -1 किसके पास है? 180 डिग्री के पास। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में अगर हम लोग चलें तो 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियन। पाई रेडियन स्टैंडर्ड वे में जो एंगल्स होते हैं वो रेडियन में लिखे जाते हैं। और कैसे लिखे जाते हैं, बदले कैसे जाते हैं? देखो, रेडियन में अगर बनाना है तो रेडियन वाली वैल्यू बराबर होती है डिग्री वाली वैल्यू और इनटू पाई बाई 180। जब आप 180 डिग्री को रखोगे यहाँ पर, 180 और 180 कट जाएगा, पाई रह जाएगा। चाहे लिखो 180 डिग्री और चाहे लिखो पाई, एक ही बात है। स्टैंडर्ड में रिजल्ट किसमें चलते हैं? रेडियन। यहाँ पर मैं लिख दिया पाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आगे देखो, अगर मैं ये लिखूं कि x + 12 बराबर 30, x बराबर कितना होगा? 30 - 12। इसका मतलब तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो। ठीक है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वेशंस होती हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं cos थीटा बराबर cos अल्फा, जहाँ पे ये थीटा जो है वो अननोन है, अननोन वैल्यू है, और जो अल्फा है ये नोन वैल्यू है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई ± अल्फा। अब ये जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं वो कभी ना कभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन बायो वाले लोगों को ये रिजल्ट सीधे पता होना चाहिए। अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2n पाई ± अल्फा। ठीक है। जहाँ पे थीटा कैसा है? अननोन है, अल्फा कैसा है? नोन है। चलो इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा बराबर cos पाई। पाई माने नोन, पाई माने क्या? नोन, और थीटा माने क्या? अननोन। लगाओ फंडा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई ± पाई। अगर आप प्लस साइन लेते हो तो ये आएगा, अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो ये आएगा। प्लस साइन लेने पर आएगा 2n + 1
साथ में पाई, और नेगेटिव साइन लेने पर आएगा 2n माइनस 1 साथ में पाई। तुमको क्या पता चल गया? तुमको ये पता चल गया कि जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये वाला होगा तो cos थीटा कैसा होगा -1, तो उस समय रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम। और जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये वाला होगा, ये जो n है यहाँ पर, ये n बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 4। n यहाँ पर इंटीजर, अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? पाई। और यहाँ पर जब n की वैल्यू रखोगे 1 तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? पाई। तो रिजल्ट दोनों तो सेम आएंगे, बट यहाँ पर n की स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है? 0 से, और यहाँ पे किससे लेनी है? 1 से। अब जब यहाँ पर n बराबर 1 रखोगे तो थीटा बराबर कितना आएगा? 3 पाई। और यहाँ पे जब n बराबर 2 रखोगे तो थीटा बराबर क्या आएगा? 3 पाई। समझ पा रहे हैं बात को? भाई आप किस सिचुएशन में थे? आप ये कह रहे थे कि थीटा के बदलने से रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो थीटा कितना होगा, उस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की वैल्यू कितनी होगी जब रिजल्टेंट क्या आएगा? मिनिमम। तो लाइन लग गई, थीटा की वैल्यू पाई रखें, पाई माने 180, तो cos 180 पर नेगेटिव बनाएगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा? मिनिमम। थीटा की वैल्यू 3 पाई रखें, 3 पाई का मतलब कितना हो गया? 3 पाई का मतलब कितना हो गया? 540 डिग्री। 540 डिग्री और cos 540 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। आप बस ऐसे समझो कि यहाँ से आने वाले थीटा की जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी, उन सारी वैल्यूज पर cos थीटा क्या होने वाला है? -1। और cos थीटा अगर होने वाला है -1 तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है? मिनिमम। बस ये बात याद रखो। तो ये थीटा निकल के आ गया। और चाहे आप अपने क्वेश्चन के आंसर में ये आंसर दीजिए, चाहे ये वाला आंसर दीजिए, दोनों एक ही जैसी वैल्यूज देते हैं। सवाल सुनना, आपके सामने क्वेश्चन आया कि दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होने से रिजल्टेंट मिनिमम होता है? आंसर ये है और आंसर ये। क्लियर? अब रिजल्टेंट मिनिमम होता है तो कितना होता है ये निकालते हैं। तो r बराबर है a² प्लस b² प्लस 2ab, और भैया cos थीटा की वैल्यू कितनी? माइनस। जैसे ही तुमने cos थीटा की वैल्यू -1 डाल दी, ये रिजल्टेंट क्या बन गया? मिनिमम बन गया। तो मिनिमम रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट a² प्लस b² माइनस का 2a। मिनिमम रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, और मिनिमम रिजल्टेंट आ गया a माइनस b। तो यहाँ पर ये था रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट की होती है दोनों वेक्टर्स की वैल्यू के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। तो मैक्सिमम वैल्यू की जरा बात कर लेते हैं। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जो cos थीटा है शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि वेक्टर a वो तो हेल्प करेगा नहीं कि वेक्टर a की वैल्यू तो फिक्स है, वेक्टर b की वैल्यू भी फिक्स है। आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ही बदल सकते हो, तो cos थीटा के बदलने से रिजल्टेंट बदलेगा। अगर cos थीटा मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा। अब cos के टेबल में जब आप जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पाएंगे कितनी है? 1 cos थीटा, और 1 वैल्यू किस पर होगी? 0 डिग्री पर। अच्छा, 0 डिग्री को रेडियन बोलते हो तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखो रखो, डिग्री को 0 डिग्री इंटू पाई बाई 180, तो रेडियन में भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऐसे अगर हटा दे तो ये क्या लिखा है? 0 रेडियन, ऊपर ये चढ़ा दे तो क्या बन जाएगा? डिग्री। तो स्टैंडर्ड वे में वैल्यूज किस में लिखी जाती है? रेडियन में। cos थीटा बराबर cos 0, फिर से फंडा लगाइए ये बात। यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 2n। अब अगर आप n बराबर ले लो 0, थीटा बराबर आएगा 0। अगर आप n बराबर ले लो 1 तो आएगा 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360।
पाई का मतलब 180, 180 का डबल कितना होगा 360। अगर आप n बराबर ले लो 2 तो कितना आएगा 4 पाई, 4 पाई का मतलब 360 का डबल 720। ये वो सारे एंगल्स मिलने लगेंगे जिनके जो जो जब दो वेक्टर्स के बीच में मेंटेन होंगे तो रिजल्टेंट क्या देंगे, मैक्सिमम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाए, आंसर कितना होगा 2n पाई। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए रिजल्टेंट मिनिमम आ जाए, तो आंसर या तो ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां रख दीजिए इस जगह पर। तो रिजल्टेंट r है, इसमें जो cos थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया जाए। रिजल्टेंट पर देखते हैं क्या होता है। तो r बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा की वैल्यू 1। जैसे हमने cos थीटा की वैल्यू 1 रखी तो रिजल्टेंट क्या बन गया, मैक्स। r मैक्स आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब यही है। r मैक्स आ गया a प्लस b। क्या सीखने को मिला कि दो वेक्टर अगर आपके पास हैं तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर की वैल्यू के सम से आता है और उनका जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर की वैल्यू के डिफरेंस से आता है। तो जब हमें पता हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू ये मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी, तो मिनिमम से कम नहीं मिलेगी और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल भी साथ में देखिए, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ध्यान देना। हमारे पास में क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स of value 2 unit comma 5 unit make a combination so which of following is not resultant। ये दोनों वेक्टर जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्टेंट। पहला ऑप्शन है 4 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 3 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 10 यूनिट और चौथा ऑप्शन है 5 यूनिट। चलो देखते हैं, समझे बात को। ये दोनों वेक्टर इतनी इतनी वैल्यू के कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जब ये दोनों लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा, a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 5 यानी कि 7 होगा। और मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब हो गया बड़े से छोटे वाले को क्या करो माइनस, ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों वेक्टर्स मिल करके मिनिमम दे सकते हैं 3 और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 7। 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते और 3 से, तो यहाँ पे 4 तो बीच में आ रहा है, 4 दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं भाई, 7 दे सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते और 3 दे सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं दे सकते और 5 भी बीच में आ रहा है दे सकते हैं, तो क्या नहीं दे सकते। ठीक है, नोट करिए और क्वेश्चन है which of following vectors can give resultant 15 यूनिट। ध्यान दे रहे पहले, समझे क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन ये है 7 यूनिट 10 यूनिट। दूसरा ऑप्शन ये है 5 यूनिट और
7 यूनिट। तीसरा ऑप्शन ये 2 यूनिट एंड 8 यूनिट। फोर्थ ऑप्शन ये है 1 यूनिट एंड 6 यूनिट। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स हैं, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स मिल करके रिजल्टेंट 15 दे पाएंगे? क्या ये दोनों मिल करके रिजल्टेंट 15 दे पाएंगे? यानी कि पहचानो कि दिए गए पेयर्स में, दिए गए ऑप्शंस में कौन से दोनों लोग मिल करके रिजल्टेंट 15 दे पाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो दिए जा रहे हैं वेक्टर्स, ये वेक्टर्स दिए जा रहे हैं। एक्चुअली ये वेक्टर्स नहीं है बल्कि वेक्टर्स दिए क्या है, वैल्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन गिव द रिजल्टेंट 15, तो क्या ये दोनों मिल करके कंबाइंड होके 15 देंगे? तो ये दोनों मिल करके कंबाइंड होंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू 15 आएगी क्या? सिमिलरली क्या ये दोनों मिल करके 15 देंगे? सिमिलरली क्या ये दोनों मिल करके 15 देंगे? तो क्वेश्चन कैसे पता करें? ये पता कर लें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिनिमम कितना आएगा। तो मिनिमम दोनों के डिफरेंस से आता है जो कि 3 है, और मैक्सिमम कितना आएगा जो कि 17 है। अब आप देखिए 15 क्या इनके बीच में आता है? हाँ आता है, यानी ये दोनों लोग मिल करके 15 रिजल्टेंट दे देंगे। ठीक लगा? अब इनको देखें, इन दोनों की हेल्प से मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्या 15 इनके बीच में आता है? 15 इनके बीच में आता है, देखो, क्योंकि ये लोग मिल करके 2 देंगे, 2 से कम नहीं देंगे, और मैक्सिमम 12 देंगे, 12 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो उनको 15 चाहिए, 15 रेंज से बाहर है, नहीं दे पाएंगे, ये तो नहीं दे पाएंगे। फिर इनकी तरह बात करते हैं, ये दोनों लोग मिल करके मिनिमम कितना देंगे, 6 देंगे, और मैक्सिमम कितना देंगे, 10 देंगे। तो क्या 15 रेंज में आया? ये लोग भी नहीं दे पाएंगे। सिमिलरली जरा इसको चेक कर लीजिए, तो ये लोग भी नहीं दे पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो ये है वही ये है, थोड़ा सा तरीका बदला गया ना। इस पर्टिकुलर पे जो तुमको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे ये पता करते हैं कि 2 वेक्टर्स मिल करके क्या दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे। इन सारे सवालों को जब आप हर तरीके के क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि कभी क्वेश्चन किसी तरीके से बनता है, कभी क्वेश्चन किसी तरीके से बनता है। सेंस लेकिन एक ही है। यहाँ पर भी वही मीनिंग है। यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिए है, रिजल्टेंट, और ऊपर क्या दिए है, वेक्टर्स। और यहाँ पे ऊपर दिया रिजल्टेंट, नीचे क्या दिए, वेक्टर्स। ऐसे ही और भी ट्विस्टिंग रहेगी। तो बाकी के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास।